बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से जो आपका चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, उसका हम देखेंगे उसके आगे के पार्ट्स को। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका क्या स्टोमाटा यानी कि जैव प्रक्रम में रंध्र क्या होते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमाटा, ठीक है। तो रंध्र क्या है इसको हम समझेंगे और आज की क्लास में, साइंस की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ छोटी छोटी चीजों को जो कि आपके जैव प्रक्रम से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में आए गए टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज क्या है, रंध्र क्या है और इसे स्टोमाटा इंग्लिश में हम कहते हैं। तो रंध्र क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। तो रंध्र या स्टोमाटा कह रहा है कि स्टोमेटा में कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा, ठीक है, बाहरी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। पहले सबसे पहले ये समझिए कि हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है। इसकी अगर हम कोई एक पत्ती को ले लें, ठीक है, हम इसमें से कोई एक पत्ती को ले लें। अब इस पत्ती का ये लाइन है, ठीक है। अब किसी पत्ती में आप देखते हैं बहुत ही नजदीक से एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बॉडी में, जैसे कि रोए हुए बाल हुए, या फिर हमारे मुंह के जो छेद हैं, फिर नाक के हैं, कान के हैं जिसे हम सूंघ सकते हैं, नाक है जिसे हम सूंघ सकते हैं, और कई सारे हमारे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कई सारे कार्य होते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पत्तियों में होते हैं उसमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो छिद्र पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, छिद्र। इस छिद्र को ही हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमेटा भी इसे हम कह सकते हैं। यानी कि पत्तियों की बाहरी परत के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब चीजों को समझिएगा कि ये जो आपका रंध्र यानी कि छोटे छोटे कण हैं, इसमें क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर सांस छोड़ते हैं। वैसे ही पत्तियों में अगर यहाँ पर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, इस छिद्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ से वापस भेजता है, यानी O2 को यह वापस भेजता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां अवशोषित करती हैं और अपने शरीर के इस पत्तियों के अंग से क्या करती हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उसी को हम रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। और इससे क्या होता है कि पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवशोषित करती है, यानी कि प्रवेश करती है, और ऑक्सीजन इससे बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रंध्र पढ़ा यानी कि स्टोमेटा, जिसका आप परिभाषा लिखेंगे कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल, ठीक है, अन्य कोमल वायवीय जो कि वायु से जुड़ी हुई है, तो वायवीय भागों में जो बाह्य त्वचा है यानी कि बाहरी त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। यानी बाहरी त्वचा में, इस बाहरी ऊपरी परत में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा, बाहरी आवरण में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। अब प्रकाश संश्लेषण से पड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यानी दोनों क्या है, गैस ही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर रहा है, आदान कर रहा है, और फिर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। यानी कि इसमें गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण से आदान प्रदान करने की क्रिया करती है। और आप परिभाषा में लिखेंगे कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की जो बाह्य त्वचा है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और जिसे हम रंध्र कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान ही रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो हमने समझा क्या रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र क्या है। तो याद रखिएगा, पत्तियों के बाहरी त्वचा पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये था रंध्र। अगर रंध्र की परिभाषा पूछेगी तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर पूछता है रंध्र की संरचना क्या है, ठीक है। तो संरचना हम किस प्रकार से बनाएंगे और परिभाषा क्या लिखेंगे, चलिए उसको देखते हैं। रंध्र की संरचना ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।
इसके आगे आपका टॉपिक है रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में रंध्र के बारे में कुछ ना कुछ पूछता है। तो रंध्र की संरचना पूछी जाती है, यानी आपको इसके बारे में लिखना भी है, इसका फिगर भी बनाना है। ठीक है, तो रंध्र की संरचना कैसे बनेगी? सबसे पहले हम रंध्र की संरचना को देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रंध्र बनाएंगे। यहाँ पर हमने बना लिया रंध्र की संरचना। ये जो रंध्र है वो आपको बंद रंध्र मिलेगा, यानी कि इसके अंदर ये जो रंध्र है वो ये फिगर है किसका, तो खुले रंध्र का ये फिगर है। ठीक है, खुला रंध्र। तो ये जो फिगर है ये आपका रंध्र का है, जिसे हम कह सकते हैं खुला रंध्र है ये। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे अंदर से। इधर भी आप ऐसे ही फिगर बनाएंगे। अब देखिए ये रंध्र है और रंध्र बीच से क्या है, गैप है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रंध्र है एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, और बीच में जो खाली पदार्थ है इसे हम खुला रंध्र कहते हैं। ये क्या होगा, आपका खुला रंध्र है, खुला रंध्र। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। ये खुला रंध्र है और इसके अंदर ये जो आपकी गोल गोल कण पाए जाएंगे, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। आपको मैंने आपको बताया कि रंध्र में CO2 जाता है और O2 बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि इसमें से CO2 जो है वो अंदर की तरफ CO2 जाएगा, CO2, और बाहर क्या निकलेगा, O2। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा क्या, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपका जुड़ा हुआ भाग है, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो जो गार्ड होते हैं, या आप कहीं किसी मॉल में देख लीजिए या फिर किसी शादी में देख लीजिए, तो जो गार्ड होते हैं वो गेट को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका जुड़ा हुआ कण है, ये अगर खुलेगा तो इसके अंदर क्या करेगा कि अंदर गैसें आएंगी और बाहर निकलेंगी। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे, इस वाले भाग को द्वार कोशिका। ठीक है, इसे हम कहेंगे द्वार कोशिका। ठीक है, इसे हम द्वार कोशिकाएं कहेंगे, द्वार कोशिका। ये जो भाग है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है ये समझिए। क्लोरोप्लास्ट ये भाग है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर इस कण में जो भरा हुआ भाग है जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है, इस केंद्र के अंदर, इस गोले के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोफिल को हम हरित लवक भी कहते हैं। तो जिस भाग में क्लोरोफिल भरा हुआ है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल भरा हुआ है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट हो गया जिसमें हमारा क्लोरोफिल भरा हुआ है। इस क्लोरोफिल को हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए ये आपके रंध्र का फिगर है। यही फिगर आपको बहुत ही इजीली बनाना है। इस फिगर में आपको द्वार कोशिका मिल जाएगा। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और इसके ये जो गोल कण है वो क्लोरोप्लास्ट है। और क्या है कि जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है, क्लोरोफिल को हम हरित लवक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस स्टोमाटा का फिगर, जो कि क्या है, ये खुला रंध्र का फिगर है।
ठीक है, अंदर से ये पार्ट है। पत्तियों के छिद्र तो आपको पता है, लेकिन स्टोमेटा का जो खुला रंध्र है, रंध्र जिसे कहते हैं खुला यानी कि ओपन स्टोमेटा, वो आपका यही फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसकी संरचना में आप लिखेंगे क्या, तो देखिए जो हमने बनाया वही चीज को हम लिखेंगे कि रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। तो पत्ती की आपको हमने बताया था कि ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो बाहरी आवरण है, इसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र पत्तियों की बाहरी त्वचा पर पाए जाते हैं और प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीज पाए जाते हैं। तो देखिए ये हर एक प्रत्येक रंध्र में 2 ये सेम के बीच के आकार का क्या है, अर्धचंद्राकार चीजें मिली आपको। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक रंध्र में अर्धचंद्राकार, ठीक है, सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम के बीज के आकार की है, सेम का बीज ऐसा ही दिखता है, ये 2 है और ये अर्धचंद्राकार है, यानी कि चंद्र का यानी गोल का आधा क्या हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। तो ये अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाएं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में यानी कि बीच में रंध्रीय गुहा पाई जाती है। तो इस बीच में जो गैप है उसे हम रंध्रीय गुहा कह सकते हैं, यानी इस भाग को हम रंध्रीय गुहा कहेंगे। ठीक है, रंध्रीय गुहा पाई जाती है और द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति, यानी ये जो बाहरी भित्ति है उसमें पतली तथा आंतरिक भित्ति में मोटी, जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। यानी बाहरी भित्ति और ये जो अंदर की पतली भित्तियां हैं उसमें हम, ये जो अंदर का द्रव है उसमें हम हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका गोल आवरण है इसके अंदर आपका क्लोरोफिल भरा हुआ है, इस क्लोरोफिल को ही हम हरित लवक कहते हैं। और इस पूरे क्लोरोफिल से भरा हुआ है, इस भाग को क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो रंध्र की संरचना में आपको यही लिखना है और ये फिगर बनाना है। ठीक है, आप यही लिखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं और प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार, ठीक है, ये 2 अर्धचंद्राकार सेम के आकार की क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती हैं तथा मध्य में यानी कि बीच में रंध्रीय गुहा पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति को पतली तथा आंतरिक भित्ति को हम मोटी होती है। ठीक है, बाहरी भित्ति जो पतली है और अंदर की भित्ति मोटी पाई जाती है, जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम हरित लवक पाते हैं। तो ये थी रंध्र की संरचना, रंध्र की फिगर, और रंध्र किसे कहते हैं इसके पहले भी हमने आपको बता दिया। तो रंध्र की संरचना आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम का अगला भाग, जो कि है आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा की हम बात करेंगे। तो अमीबा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और देखेंगे अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है और अमीबा में पोषण। तो अमीबा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अमीबा क्या है। ठीक, तो अमीबा जो कि है कहाँ पाए जाते हैं, तो गंदे पानियों में, तालाबों में, नदियों में, यानी कि जहाँ जहाँ गंदी चीजें पानी में पाई जाएंगी वहाँ अमीबा पाया जाएगा। अमीबा का आकार ऐसे होता है एकदम हरे कलर का, किसी भी आकार में वो आपको दिख सकता है। ठीक है, तो अमीबा के ऐसे आकार होते हैं जिसे बीच में केंद्रक पाया जाता है, ये है आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा किसी भी प्रकार में आप देखते हैं कि जो नालियों में हरे हरे पदार्थ जमे रहते हैं वो सारे क्या हैं, जो नालों में वो सारे कई प्रकार के कई आकार में पाए जाते हैं, वो होता है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से बताए जाएंगे। अगर अमीबा है तो क्या इसके हाथ हैं, पैर हैं, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अमीबा में अपना खाना कैसे खाता है, कहाँ से बनाता है, कहाँ से पाता है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसका भाग लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके जो भाग हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे क्या, तो ये अंतर्ग्रहण कैसे करता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा इसका पाचन। ठीक है, तो इसका हम पाचन देखेंगे।
अंतर्ग्रहण, फिर से पाचन, उसके बाद इसके भाग में आएंगे आपके तीसरा भाग है अवशोषण, कैसे खाने को अवशोषण करता है, अवशोषण। उसके बाद पाए जाएंगे इसका क्या, स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और आखिरी भाग है इसका, ठीक है, आखिरी भाग है बहिष्करण, ठीक है, बहिष्करण, बहिष्करण, ठीक है। अब इन चारों भागों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो अमीबा की ये संरचना है। अब इस संरचना में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले कि अमीबा के पास जब कुछ है ही नहीं तो वो कैसे खाना खाता है। तो देखिए, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, अमीबा है। अब अमीबा का हम एक भाग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, एक ही भाग को लेकर के चलेंगे। कैसी भी हम संरचना इसे खींच सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार से पाए जाते हैं, तो हम कैसा भी संरचना बना सकते हैं। अब देखिए, ये अमीबा का एक केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, बीच में जो गोल है इसको हम केंद्रक कहते हैं इसका, ठीक है। तो अमीबा में केंद्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो केंद्रक इसका हम बनाएंगे। ये हो गया इसका केंद्रक। अब इसके बाद जो यहाँ पर कुछ कुछ कण बने हैं, जीव द्रव्य बना है और छोटे छोटे कण इसके में अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा और बीच में छोटे छोटे कण इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया इसका केंद्र। और ये जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अगर हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे हाथ ना हो, ठीक है, हाथ नहीं है, तो हम खाना कैसे खाएंगे, यानी कि हम खाना को कैसे, कोई खिलाएगा या फिर हम अपने किसी शरीर के अंग से खाने को मुंह के पास लेकर के जाते हैं, ऐसे इकट्ठा करके। तो अमीबा के पास तो शरीर नहीं है, तो फिर वो खाना यानी कि पाचन कैसे कर गई, तो सोचने वाली बात है। तो अमीबा के पास शरीर का कोई अंग नहीं है, इसलिए ये क्या है, अंगहीन है। क्या है ये, अंगहीन है। याद रखिएगा, अमीबा के पास शरीर का कोई अंग नहीं है, इसलिए हम इसे अंगहीन मानते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसके अंदर क्या है, कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये एक कोशिकीय जीव है और ये इसके अंदर के भाग को केंद्रक कहेंगे और केंद्रक के जो बाहरी भाग है इसमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अब इसकी क्रिया हम आगे देखते हैं, यानी कि हमने अंतर्ग्रहण देख लिया कि ये एक कोशिकीय जीव है और ये अंगहीन है। अब ये पाचन कैसे करेगा, ठीक है, ये पाचन कैसे करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास अगर हाथ नहीं होंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो शरीर के किसी और अंग से, हो सकता है हम पैर को मुंह के पास लेके आए तो खाएं, या फिर किसी और शरीर के अंग से हम चीजों को इकट्ठा करके अपने मुंह के पास लाएंगे। उसी प्रकार से जो अमीबा है वो अपना पाचन कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम एक और अमीबा बनाएंगे, देखिए ये और अमीबा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये निकला हुआ भाग है, ठीक, इसको हम निकला हुआ भाग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ गैप है और यहाँ पर निकला हुआ पदार्थ है, यानी कि ये इसकी ये जो दोनों चीजें हैं वो अपने शरीर को किसी भी तरह मोड़ सकता है, कोई भी आकार ले सकता है। तो ये अपने शरीर को क्या करेगा, मोड़ेगा या फिर जकड़ेगा और उसके बाद किसी भी किसी कण को अपने पास लाएगा और अपने शरीर के अंदर क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है, अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर कोई इसे, यहाँ कोई कण मिलेगा, ठीक है, कोई इसे हम भोज्य कण देते हैं, ठीक है, भोज्य कण यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब ये भोजन क्या करेगा, अपने आसपास अवशोषित करेगा। ये है इसका केंद्रक, ये बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, केंद्रक है। और यहाँ पर जब अमीबा को किसी भी कण को खाना होगा तो उस कण के पास जाएगा और उसे अपने शरीर में क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी कि पकड़ लेगा। तो यहाँ पर भोज्य कण क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। अब ये जो इसके भाग हैं, ये जो अवशोषित करने के इसके भाग हैं, उसको हम कहते हैं कूटपाद, ठीक है, इसे हम कहते हैं कूटपाद, ठीक है। ये हो गया आपका कूटपाद, जिसे हम इस स्यूडोपीडिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इसका नाम है, ठीक है, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं, पदार्थ।
ठीक है। तो कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया, यानी इसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं। और भोज्य कण को ये क्या करता है, पाचन में अवशोषित करता है। ठीक है। तो पाचन का कार्य क्या है, पाचन का कार्य है कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो ये जो कण है उसको छोटे टुकड़ों में बांध कर अपने शरीर के अंदर अवशोषित करता है, यानी कि अंतर्ग्रहण यानी खाने को खाता है। तो हम इस पाचन में लिख सकते हैं कि बड़े बड़े टुकड़े को, ठीक है, इसके यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में बदलना, छोटे टुकड़ों में बदलना। ठीक है, छोटे टुकड़ों में बदलना, यानी पाचन का क्या कार्य है, तो बड़े बड़े कणों को, टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। और ये क्या है, पाचन की इस क्रिया में अंतर्ग्रहण का ये अमीबा जो है पहले अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद ये एक कोशिकीय जीव है, और जब ये आगे आएगा तो किसी कण को यानी भोज्य कण को अपने कूटपाद की सहायता से अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेगा। यानी कि ये जो उंगली नुमा निकला हुआ भाग है वो क्या है, कूटपाद है, और इससे अपने भोजन को ये अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाचन। अब हम चलेंगे किसमें, तो अवशोषण में। इसकी क्रिया इसके पास आएगी अवशोषण में। तो अवशोषण में क्या करता है, चीजों को अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर भी हम अमीबा बनाएंगे। ठीक है, अमीबा की कोई भी संरचना बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। देखिए यहाँ पर जो ये खाना लिया, यानी यहाँ पर कोई भी खाने को ये क्या करेगा, अपने ऊपर कवर करेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से उसने खाना लिया और यहाँ पर कवर किया, तो इस गोले में ये अंदर की तरफ क्या करता है, कवर करता है, जोड़ता है। और इस खाली भाग को यानी कि अपने अंदर जब वो पकड़ेगा इस चीज को, तो इसके अंदर जो खाली भाग बचा है उस खाली भाग को हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। ठीक है, उसे हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं, यानी हम रिक्तिका भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर के भाग को हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और ये ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है। और ये क्या है, यानी कि ये जो अमीबा है वो पहले अंतर्ग्रहण करेगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद ये पाचन करेगा, यानी कि भोज्य कण को अपने कूटपाद की सहायता से पकड़ेगा, और फिर इसके अंदर के जो खाली भाग है उसको अवशोषित करेगा ऊर्जा की सहायता से। और जो खाली भाग है उसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। फिर इसका अगला भाग है। ठीक है, अगला भाग क्या है, तो देखिए पहले ये स्वांगीकरण करेगा, फिर बहिष्करण करेगा। तो यहाँ पर इन चीजों को हम फिर से अमीबा अपने रूप में आ जाएगा, यानी खाना खाने के बाद ये अपने रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से अपने रूप में बदलेगा, यहाँ पर इसका केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ये खाद्य रिक्तिका। पहले तो अमीबा अपने पूरे शरीर को फैलाए हुए है, ये एक कोशिकीय जीव है, ये अंगहीन है। खाना कैसे खाएगा, तो अपने कूटपाद को फैलाता है और उसमें अपने खाने को पकड़ता है। तो किसी भोज्य कण को पकड़ेगा, फिर उसे ऊर्जा की सहायता से अवशोषित करेगा, जिसके बीच के खाली भाग को हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण में क्या होता है कि ये अवशोषित पदार्थों को जीव द्रव्य में मिलाता है। यानी ये जो जीव द्रव्य है इस पूरे भाग में, ये जो अंदर इसके जीव द्रव्य पाए जाएंगे, तो ये जो स्वांगीकरण है वो इस जीव द्रव्य को क्या करता है, जीव द्रव्य में अवशोषित पदार्थ को मिलाता है। स्वांगीकरण का हम यहाँ लिखेंगे कि अवशोषित पदार्थ को जीव द्रव्य में मिलाना, ठीक है। कह रहा है इसमें कि जो अवशोषित पदार्थ है उसको जीव द्रव्य में मिलाना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है बहिष्करण।
तो इसका जो अगला बहिष्करण का भाग है ये क्या करता है, तो ये जो बहिष्करण का भाग है उसमें क्या करेगा, बहिष्करण मतलब चीजों को बाहर निकालना। तो ये जो अवशोषित पदार्थ है तो उपचित अपचित यानी इसके जो बचे हुए पदार्थ है भोजन को बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि भोजन को क्या करता है, जो बहिष्करण है वो अपचित यानी जो पचे हुए भोजन है, ठीक है, अपचित भोजन को बाहर निकालता है, बाहर निकालना। ठीक है, निकालना या निकालता है। ठीक है, अब देखिए हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसका क्या होगा, ये जब अंतग्रहण है, अंतग्रहण कैसे करता है, ये अगर अंगहीन है तो पाचन कैसे करेगा, पाचन ये अपने कूटपाद के द्वारा किसी कण को पकड़ता है, भोज्य कण को, और बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलता है। उसके बाद जब छोटे टुकड़ों में बदलेगा तो ये ऊर्जा से भोजन को अवशोषित करता है और इसके अंदर जो खाली पदार्थ पाया जाता है उसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। उसके बाद ये स्वांगीकरण में यानी कि जब ये पकड़ के भोजन अंदर लेकर आता है अपने इस पूरे शरीर में तो क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण पदार्थ को इस जीव द्रव्य में क्या करता है, मिलाता है, और इस जीव द्रव्य में जो अपचित पदार्थ है, अपचित पदार्थ अपचित भोजन को बाहर निकालता है जिसे हम बहिष्करण कहते हैं। तो ये पूरी क्रिया आपकी अमीबा में पोषण की गई है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अमीबा आपके पोषण में आप एक फिगर से दूसरा फिगर, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपके बुक में भी दिया है तो आप उसे देख लीजिएगा, और ऐसे यूजुअली यही फिगर है तो आप ये फिगर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है इसको आप ऐसे रखिएगा कि ये जो भोजन के कण हैं वो यहाँ से ये कूटपाद है। ठीक है, ये इसका कूटपाद है, ये इसका कूटपाद है, और भोजन के कण यहाँ पे है। तो भोजन के कण को ले रहा है, उसके बाद यहाँ पर अवशोषित कर रहा है। ये चीजों को आप इस फिगर में बनाएंगे। ठीक है, तो अमीबा के पोषण की क्रिया को हमने देख लिया। अब अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण की परिभाषा कैसे लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो इस फिगर को और इस परिभाषा को अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे हम लिखेंगे पहला हेडिंग अपना अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण की परिभाषा में लिखेंगे कि इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण का मतलब है कि इस प्रक्रिया में जो अमीबा है वो अपना भोजन ग्रहण करने की कोशिश में लगा है और ग्रहण करता है। यह अपने कूटपादों यानी कि जो कूटपाद होते हैं अमीबा के जो छोटे से अंग निकलते हैं कूटपादों को बाहर ढकेलता है। ठीक है, बाहर धकेलता है ताकि वह भोजन को घेर सके। ठीक है, अपने कूटपाद को बाहर ढकेलता है ताकि जो भोजन के कण है, भोज्य कण, उसको क्या कर सके, घेर सके। ठीक है, अगर शरीर के हमारे पास कोई अंग नहीं है तो शरीर के किसी और अंग से हम चीजों को क्या करते हैं, बटोरते हैं। वैसे ही जो अमीबा है वो अंतर्ग्रहण की क्रिया में अपने शरीर से कूटपादों को बाहर निकालकर भोजन को क्या करता है, घेरता है। ठीक है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद ताकि वह भोजन को घेर सके, और इसके बाद यह भोजन को निगल लेता है। यानी कि भोजन को घेरने के बाद वो उसके पास जब आता है तो उसे अपने कूटपादों के द्वारा घेरता है और फिर भोजन को निगल लेता है, और निगलने की इस क्रिया को ही हम रसधानी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम रसधानी भी कहते हैं, इसे रसधानी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। फिर इसके बाद है अगला पाचन। पाचन में लिखेंगे कि खाद्य रसधानियां यानी कि जो खाद्य रसधानियां हैं विभिन्न पाचक एंजाइमों से भरपूर होती हैं। ठीक है, खाद्य रसधानियां जो है वो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम यानी कि जो पाचन करने की क्रिया है उससे जो एंजाइम बनते हैं तो पाचक एंजाइमों से भरपूर होती है, और ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है वो बड़े अघुलनशील पदार्थों को, खाद्यों को पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और जिसके कारण परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु उत्पन्न होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं,
सरल घुलनशील अणु उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो कड़े कड़े कण हैं, बड़े बड़े जो कण हैं, बड़े बड़े एंजाइम जो हैं, उसको काट कर वह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है और इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप घुलनशील अणु इससे उत्पन्न होते हैं, जो कि पाचन की पूरी ये क्रिया है। ठीक है, तो आप इसमें यही लिखिएगा कि खाद्य राजधानियों में विभिन्न पाचक पाए जाते हैं, पाचक एंजाइमों से भरपूर होती है और ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब है तीसरा अवशोषण, यानी कि खाना जब खाते हैं फिर पाचन करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पाते हैं, फिर वो अवशोषित कैसे होता है। तो देखिए, यह बचे हुए खाद्य पदार्थ को, ठीक है, यह जो बचे हुए खाद्य पदार्थ है उसको जीव द्रव्य में अवशोषित करने की प्रक्रिया है। यानी कि अवशोषण में जो बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं उसको जीव द्रव्य में अवशोषित करने की प्रक्रिया है, जिससे अपचयित खाद्य पदार्थ निकल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, अपचयित पदार्थ, वो क्या होते हैं कि पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और कभी कभी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन को अवशोषित करता है। ठीक है, कभी कभी जो अमीबा है वो बड़ी मात्रा में भोजन को अवशोषित भी करता है और ये सारी क्रिया अवशोषण की है। ठीक है, तो इसमें जो बचे हुए खाद्य पदार्थ है वो जीव द्रव्य के साथ अवशोषित करने की प्रक्रिया करते हैं और इसमें जो अपचयित खाद्य पदार्थ है उसको बाहर निकालता है और कभी कभी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में भी अमीबा भोजन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। तो हमने अमीबा के पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण देखा। दो और बचे हैं, एक है स्वांगीकरण और बहिष्करण, उसको भी परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम चौथा और पांचवा भी देखते हैं। तो अगला है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में लिखेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग, ठीक है, उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विकास आदि के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है स्वांगीकरण की, उसमें क्या करना है कि जो अवशोषित हो गए पदार्थ हैं भोजन के, तो भोजन में उपयोग जो होता है वो ऊर्जा के उत्पादन, ऊर्जा का विकास आदि के लिए होता है। यानी कि अमीबा को अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, और इन सारे के लिए क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है वो ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा के विकास के लिए किया जाता है स्वांगीकरण की क्रिया में। अगला है लास्ट बहिष्करण, यानी कि अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे, ठीक है, कोशिका झिल्ली टूट जाती है जिससे अपचयित भोजन पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचयित भोज्य पदार्थ, ठीक है, अपचयित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचयित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है और जिससे अपचयित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपके अमीबा के पोषण में ये पांचों प्रक्रिया, जिसकी परिभाषा हमने बता दी, फिगर को हमने एक्सप्लेन किया, जो कि आप अमीबा की क्रिया में बनाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने रंध्र को समझा, अमीबा में पोषण की सारी क्रियाओं को समझा। आई होप आपको अमीबा के बारे में सारे सब कुछ क्लियर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे नोट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।